हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ठीक है, ऐसा ही मॉडल पेपर आपको भी पेपर में मिलने वाला है। 2027 के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा जी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड, आप कहीं से भी हो, आपको मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा और 70 नंबर का आपका पेपर होगा जी। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं किस तरीके से यह हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है, ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है, आप पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब आइए जी, देखिए सबसे पहली बात, आप ये वीडियो क्यों देखेंगे मैं आपको बता दूं। ये प्रश्न पत्र आपको, इससे आपको आकलन करना है अपना कि आपको कितना आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आकलन करना, आपको पता करनी चाहिए कि क्या ये अगर पेपर अभी हमें दे दिया जाए तो कितना हम कर पाते हैं। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पेपर में बार बार पूछे गए हैं, सब PYQ हम पेपर को यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए जी, आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, कितने जी, तो 6 क्वेश्चन देते हैं एक एक नंबर का, जहां से हमें कितना नंबर मिलता है, 6 मार्क्स मिलता है। तो आइए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। क्या हो, विलेय कोई गैस हो, मतलब जो घुलने वाला पदार्थ है ना वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल में घुलित ऑक्सीजन। अब जल में घुलित ऑक्सीजन कह रहा है, परंतु यहाँ पे अगर ध्यान से समझे तो एक ऐसा ठोस विलयन, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय क्या हो, विलेय क्या हो, विलेय गैस हो। ठोस विलयन कहा ना, ठोस विलयन का मतलब ये है कि देखिए विलयन कैसे बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। विलयन कैसे बनता है, एक तो हमारा विलायक और दूसरा हमारा क्या, विलेय। यही दोनों चीजों, विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। बेसिक बात आप जानते हैं। यहाँ पे पहले हमें कह दिया कि विलेय कोई गैस हो, विलेय हमें कह दिया है कि विलेय कोई गैस होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बता दिया। अब कह रहा है कि विलयन ठोस पदार्थ होगा। तो ठोस पदार्थ विलयन कब होगा, जब ये विलायक जो है ये ठोस होगा, तभी तो। विलायक अगर ठोस होगा और ये विलेय गैस होगा, तब जाकर ना विलयन जो बनेगा वो ठोस अवस्था में बनेगा। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ठोस विलयन का उदाहरण देना है। ठोस विलयन, ठोस विलयन कब बनेगा जी, अब मान लेते हैं एक गैस है, अब विलायक अगर द्रव होगा तो ठोस विलयन बनेगा, नहीं बनेगा। विलायक ठोस होगा और विलेय गैसीय अवस्था में होगा, तब जाकर ना ठोस विलयन बनेगा। तो एक ठोस विलयन का हमें उदाहरण देना है। तो यहाँ पे कह दिया कि जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो पहला तो सही हो गया। परंतु जल में घुलित, जल एक क्या है, द्रव अवस्था है, परंतु हमें विलायक जो चाहिए वो ठोस अवस्था में चाहिए। इसीलिए ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। अब देख लीजिए यहाँ पे कपूर जो घुलेगा, तो कपूर क्या है, एक ठोस अवस्था है, और जो हमें विलेय चाहिए जो घुलने वाला वो गैस अवस्था में होना चाहिए, पहले ही कह दिया है जिसमें विलेय कोई गैस हो। तो कपूर तो एक ठोस पदार्थ है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर हमारा कह रहे हैं प्लेटिनम में हाइड्रोजन का विलयन। अब देखिए प्लेटिनम क्या है जी, प्लेटिनम जो होता है एक ठोस पदार्थ होता है, और इसमें जो हाइड्रोजन है ये एक गैस अवस्था होता है। तो प्लेटिनम क्या है, जो विलायक है वो ठोस है कि नहीं है, प्लेटिनम ठोस होता है, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। तो इसका मतलब ये प्लेटिनम में हाइड्रोजन गैस का अगर विलयन बनेगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये ठोस विलयन बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल में घुला ग्लूकोज, अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो घुलेगा, ये ग्लूकोज किस अवस्था में, ठोस अवस्था में होगा, जबकि विलेय जो घुलने वाला चाहिए वो गैस अवस्था में होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा जी, आपका ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि मेरा ऑप्शन ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बात को समझना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं हम करने वाले कि आपको बता दिए भैया तैयार कर लीजिए ऐसे ऐसे आता है। अरे ये तो भी जानते हैं ऐसे ही आता है, बट आपको हम क्वेश्चन को कराएंगे भी और एक एक पॉइंट्स को बताएंगे
कि हार्ड क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंटों को पेपर हार्ड लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहीं पे हम आपको हर एक चीजों क्वेश्चन को करा कर समझाएं। अगले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन में चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 हो। परमाणु क्रमांक 25 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है ना, मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम का होता है तो यहां पे आप याद रखेंगे इसका जो वैल्यू होगा ना वो हमारा 1.47 है, यहाँ पे 2.83 बीएम है, यहाँ पे 4.9 वो है, ठीक है, और यहाँ पे 5.9 है। तो अगर परमाणु क्रमांक 25 है तो यहाँ पे याद रखेंगे ये हमारा 5.92 बीएम होता है। अब ये कैसे आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए। न्यूमेरिकल, ये हमारा न्यूमेरिकल, आप जाकर विलियन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल का हमारा वीडियो है उसको जाकर देखिए, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कराए हुए हैं। इस टाइप के प्रश्नों को और भी हम एक्स्ट्रा आपको कराने का प्रयास करेंगे दूसरे पार्ट में। तो उसमें न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे ना तो पूरी चीजें हम डिस्कस वहां पे करेंगे, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है संकुल मतलब क्या होता है? उपसंयोजक यौगिक। तो ये उपसंयोजक यौगिक में कह रहा है कि विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। अब देखिए उपसंयोजक यौगिक क्या है जी, यही ना है, CO फिर NH3 का होल 6 और Cl2 है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास एक यौगिक है, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है, सॉरी इस तरीके से है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है Cl2, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये एक उपसंयोजक यौगिक है, तो यौगिक का एक विलयन है, तो इसमें कितने आयन होंगे। तो कितने आयन होंगे जी, तो अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर जल में हम इसको घोलेंगे तो कैसे टूटेगा जी, तो सीधी बात है CO फिर NH3 का होल 6 है, होल 6 है कि नहीं। अब देखिए ये 2 है ना, तो इस पर जो होगा आवेश जो हो जाएगा वो 2 प्लस हो जाएगा, और ये जो हमारा Cl है, ये हमारा Cl क्या हो जाएगा, Cl2 ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस पर, इस वाले पर इसमें कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, Cl माइनस 1 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो यहाँ पे अगर हम आयनों को देख लें तो ये +2 है, तो 2 और +1, अरे आयन को प्लस माइनस में नहीं, बस 1 देखेंगे तो 2 1 क्या होता है, 3 होता है ना, तो 3 हमारे आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। कुल आयन कितने हो गए, एक 2 प्लस के हो जाएंगे, एक माइनस के, तो 2 1 3 हमारे आयन हो जाएंगे, तो यही हमारा 3 आयन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बातों को हमेशा, इन बातों को याद रखना है। तो ये हमसे पूछा गया था। चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों की अभिक्रिया, दोनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा अभिकर्मक ये है जिसमें से ये बताइए कि कौन एसीटोन से भी क्रिया नहीं करेगा और बेंजल्डिहाइड से भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजीन, फिर फेहलीन विलियन और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखिए सबसे पहली बात, सोडियम हाइड्रोजन जो सल्फेट है ये हमारा याद रखेंगे कि ये जो हमारा है ना ये दोनों से क्रिया करता है। क्या करता है जी, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन ये दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए ये नहीं होगा। ये जो फेहलीन हाइड्रोजीन है ना ये भी दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये भी दोनों से अभिक्रिया करता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, बचा जो फेहलीन विलियन है, ये हमारा क्या करता है, दोनों से अभिक्रिया, सॉरी ये दोनों से, ये तीनों जो है ना, ये तीनों तीनों जो हैं वो एसीटोन से भी क्रिया कर लेते हैं और बेंजल्डिहाइड से भी क्रिया कर लेते हैं, परंतु फेहलीन विलियन है वो एसीटोन से भी क्रिया नहीं करता है, बेंजल्डिहाइड से भी क्रिया नहीं करता है। मैं थोड़ा एक बात आपको समझा दे रहा हूं, देखिए देखिए बात को, थोड़ा बात को यहाँ पे समझिएगा, मैं एक एक चीज को समझाऊंगा। एसीटोन क्या है जी, एसीटोन, एसीटोन क्या है, तो एसीटोन वास्तव में क्या है, एक कीटोन है, कीटोन का ही एक उदाहरण है एसीटोन। अब बेंजल्डिहाइड क्या है जी, बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड जो है वो एक एल्डिहाइड है, वो क्या है जी, एक एल्डिहाइड है। बात सही कह रहे हैं ना, सीधी बात हम बताएं ना, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एसीटोन से भी क्रिया करता है एल्डिहाइड से,
तो यहाँ पे कह रहा है दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है बताना है, तो ये तो दोनों से करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर जो फेनिल हाइड्रोजन है, ये भी दोनों से एसीटोन और एल्डिहाइड से क्रिया करता है, तो ये भी नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो करता ही है, तो ये भी नहीं होगा। बचा यहाँ पे फेलिन विलियन है, ये भी फेलिन विलियन में याद रखेंगे कि ये कीटोन से तो अभिक्रिया नहीं करता है। कीटोन से, जो कीटोन है ना एसीटोन, ये फेलिन विलियन से क्रिया नहीं करता, परंतु एल्डिहाइड जो है ना, ये कभी कभी, मतलब सामान्य अगर परिस्थिति हो, सामान्य परिस्थितियों में तो एल्डिहाइड से क्रिया नहीं करता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अपवाद श्रेणी में हम कह सकते हैं कि कभी कभी एल्डिहाइड से क्रिया कर भी लेता है। तो इसीलिए मोस्टली हम देखते हैं कि इस कीटोन और एल्डिहाइड दोनों से क्या करता है, फेलिन विलियन क्रिया नहीं करता है। तो नहीं करने वाला बचा हमारा फेलिन विलियन, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बट आपको मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं कि कीटोन से तो कभी भी क्रिया नहीं करता है, कीटोन से जो हमारा फेलिन विलियन है ये क्रिया नहीं करता है, परंतु एल्डिहाइड से सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करता है, परंतु कुछ अपवाद श्रेणी है जिसमें ये कर भी देता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। बट ऑप्शन हमारा ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है सबसे मीठा शुगर है, सबसे मीठा शुगर ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लेक्टोस है या फ्रक्टोस है? तो सबसे मीठा जो शुगर होता है वो फ्रक्टोस होता है। कैसे जी? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए फ्रक्टोस को हम एफ से दर्शा दे रहे हैं, तो सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोस होता है। इससे ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम होता है सुक्रोज का, और सुक्रोज से कम थोड़ा सा होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज से कम होता है लैक्टोज का। तो ये आपका मीठा का बढ़ता हुआ क्या है, बढ़ता हुआ एक क्रम है। देख लीजिए, सबसे मीठा फ्रक्टोज का होगा, उससे कम सुक्रोज का, उससे कम ग्लूकोज, उससे कम लैक्टोज का होता है। तो सबसे मीठा हमसे शुगर पूछा गया है, तो क्या होगा, फ्रक्टोस होगा। आशा कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे, एक एक चीज को आप समझते हुए चलिएगा। चलिए जी, हाँ जी, तो अब हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एक आ गया क्वेश्चन कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH के लिए कौन सा के लिए सही IUPAC नाम बताइए। तो ये वास्तव में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है CH2 CH, फिर CH2, फिर NH, और फिर क्या है CH3 है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एलाइनिल मेथिल एमीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 एमिनो पेंटा 1 इन लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 एमीन 4 पेंटीन लिखा हुआ है, यहाँ पे N मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। तो यहाँ पे 1 2 3, तो N मेथिल प्रोप 1 2 3 4 मेथिल प्रोप, तो हाँ जी, ये आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे मिस्टेक दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एन कर लेंगे, एन। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन, इसका जो IUPAC नाम होगा ये होगा। ठीक है, एन मेथिल प्रोप 2N1 इन होगा। ठीक है, 1 इन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अब जिनको नहीं समझ में आया कैसे ये बोला गया है, थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा लिख लीजिएगा, एक लिखिएगा क्या कि IUPAC नामांकन ब्रदर सर, हमारी एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैं पिक भी लगा दूं साइड में कि इसी वीडियो को देखना है। ठीक है ना, अदरवाइज आप केवल सर्च कीजिएगा IPSC नामांकन और ब्रदर सर, हमारी वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा जरूर, जिससे कि IPSC नाम आप सीख सकें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, हम एक बेहतर तैयारी आपको करा सके। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हम आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वन शॉट के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, वहां से क्लिक करके अपनी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया है। ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के बाद कीजिएगा जरूर। चलिए जी,
अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अब देखिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देख लीजिए, अब यहां से हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया 6 नंबर का। अब कह रहा है कि 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल CH3COH है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या कह दिया, सबसे पहली बात कि ये हमारा 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, ठीक है, और 150 ग्राम बेंजीन है, और इसमें कह रहा है बेंजीन की विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे तो जगह तो नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट तो दे ही सकता हूँ, ठीक है ना, पूरा तो नहीं बट हिंट में देते रहा हूँ। यहाँ पे एथेनोइक अम्ल है, ठीक है, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल वास्तव में क्या है जी, एथेनोइक अम्ल जो है यह हमारा विलेय है, विले, क्यों, क्योंकि देखिए ये 5 ग्राम है, ये 150 ग्राम है। एथेनोइक अम्ल घुलने वाला होता है, जो कम होता है वो विले होता है। तो एथेनोइक अम्ल विले है, तो इसको सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं CH3COOH, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना दिया है, इसका भार दे दिया है, भार जो दिया हुआ है वो 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और भार तो दे दिया है। और उसके बाद एक और चीज हमें दे दिया है, यहाँ पे बेंजीन जो है, बेंजीन क्या है, एक विलायक है, तो विलायक का भी हमें भार दिया हुआ है 150 ग्राम, 150 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दें तो ये 0.510 किलोग्राम हो जाएगा। इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अरे 1000 से 150 में भाग देंगे ना तो 0.150 आ जाएगा केजी, ठीक है, इतना हमारा हो गया। ये दो चीजें दिया गया है। अब मोलरता हमें याद करने को कह रहा है, तो सबसे पहली बात, मोलरता इक्वल टू क्या होता है, देख लीजिए। मोलरता इक्वल टू क्या होता है जी, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का मोल, अब बटे क्या होता है, विलियन का आयतन, सॉरी विलियन का भार होता है, भार, अब वो भी किसमें, किलोग्राम में चाहिए, ठीक है, ये हमारा है जी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज हमने गलत कर दिया, विलायक का भार होता है, विलायक, ठीक है, विलायक का भार होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में हमें कहीं पर विलेय के मोल, विलेय का मोल का मान दिया है, विलेय का मोल का तो दिया नहीं है, परंतु विलायक का भार, विलायक का भार तो हमें पता चल गया है कि किलोग्राम में इतना होगा। क्यों, हमने ग्राम में दिया था तो किलोग्राम में चेंज किया, क्योंकि हमें पता था फॉर्मूला में कि किलोग्राम में मान रखना है। अब हमें केवल एक चीज चाहिए, विलेय का अगर मोल हमें पता चल जाए, विलेय का मोल, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, इसमें मान रखेंगे निकल जाएगा। तो मोल कैसे निकलता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार होता है ना। अब मैं आपसे बता दे रहा हूं, भार तो हमें पता है कि विलेय का जो भार है वो 5 ग्राम है, तो 5 तो हमने लिख दिया। अणु भार जानते हैं, CH3COOH का अणु भार जो होता है वो 60 होता है। अब आपको नहीं पता 60 होता है तो आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आप इसको भाग देंगे तो 0.833 यहां पे मोल, ओ सॉरी 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 सॉरी, पीछे तो आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे इतना ही आप समझ लीजिए, मोल बराबर क्या था जी, मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। भार कितना था, 5, अणु भार याद रखेंगे 60 होता है, और 60 में अगर आप भाग दे देते हैं तो 0.0833 यहाँ पर मोल इंटू, सॉरी क्या होता है, ग्राम प्रति मोल इनवर्स होता है, ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पे मोल तो निकल गया, ठीक है, तो मोलरता इक्वल टू क्या होगा जी, मोललता, मोललता इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का मोल, ये विलेय का ही तो मोल निकाला है, तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा, 8.833, ये हमारा हो जाएगा। अब विलेय का जो हमने विलायक का भार कितना निकाला था, तो 150 ग्राम था, 150 ग्राम को हमने किलोग्राम में अभी चेंज किया था, तो कितना हमने लिखा था,
150 ऐसा हमने लिखा था ना। अब सीधी बात है, इससे अगर इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप भाग देकर देख लीजिएगा, 0.555 क्या आ जाएगा, मोल इंटू केजी -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा तो कट गया है, बट आपको इतनी बात याद होगा कि हमने इसको जो विलायक का भार है उसको किलोग्राम में हमने चेंज किया था, तो इतना आया था। ये याद रखेंगे, केजी में हमने लिखा हुआ है। तो मोल बराबर क्या होता है, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का मोल बटे विलायक का भार। तो हमने मान रखा है, आंसर आ गया। आप भाग देकर देख लीजिएगा। तो ऐसे हम करते हैं जी। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आज भले ही थोड़ा टाइम लगे, बट मैं पूरी क्वेश्चन को तो कराऊंगा, ठीक है ना। आज टाइम लगे बट क्वेश्चन हम कराएंगे जी। अगला अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों हो, सॉरी क्यों होती है, मतलब कमी आने की प्रवृत्ति क्यों दिखाई देती है। सीधी बात यहाँ पे ये हमसे कहा गया ना कि अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो गैस जो है ना, गैस वो द्रव में हमेशा क्यों, द्रव में मतलब जो गैस है वो द्रव में कम क्यों घुलता है। वही कह रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों है। मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो गैस द्रव में कम क्यों घुलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर हम ताप बढ़ा देते हैं ना, देखिए गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता है, ठीक है, वो एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में सीधा ये आता हो कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे ना तो गैस जो है, गैस वो द्रव में कम घुलेगा। ये यहाँ पे आपको सीधी बात जाननी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सीधी बात है, हम यही आपसे कह रहे हैं कि ये जो गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता है वो एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो अगर हम इसमें ताप बढ़ाएंगे ना, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें ताप बढ़ा देते हैं, ताप जैसे ही बढ़ाएंगे ना तो जो गैस है, ठीक है, गैस जो है ना, गैस द्रव में, गैस जो है वो द्रव से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। जो गैस है वो द्रव से बाहर निकलने लगता है, और जैसे ही गैस द्रव से बाहर निकलने लगेगा, इसका मतलब ही है कि इसकी विलेयता जो है, विलेयता या घुलनशीलता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि लासा तेलिए का एक सिद्धांत है, उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है तो अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो जो अभिक्रिया होती है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है, वो जस्ट अपोजिट भी हो जाती है, ठीक है। तो जब अपोजिट हो जाती है ना तो ताप बढ़ाने पर जो गैस है वो द्रव से बाहर निकलने लगता है। तो जब बाहर निकलेगा तो विलेयता या घुलनशीलता कम ही ना होगा। तो आपको अगर आता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ताप बढ़ाने पर गैस द्रव में कम घुलनशील होता है, क्योंकि क्योंकि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ताप बढ़ाने पर गैस द्रव से बाहर निकलने लगता है, जिससे विलेयता घट जाती है। यही चीजें लिख देंगे। ये जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वन शॉट का, तो आप देखेंगे उस वन शॉट को, तो उसमें बहुत सारी ये चीजें समझ में आएंगी। ये कुछ चीजें हैं जो डीप में आप जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। तो कुछ चीजें तो आपको मिलेंगी इस तरीके से घुमाने वाले क्वेश्चन। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइडो के द्वारा कौन कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किया जाता है। अब लेंथेनॉइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किया जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जो हमारा लेंथेनॉइड है ना, जो लेंथेनॉइड श्रेणी के जो तत्व हैं, तो लेंथेनॉइड की जो ऑक्सीकरण संख्या मोस्टली माना जाता है वो +2 माना जाता है। कि जो क्या होगा, लेंथेनाइडो की ऑक्सीकरण संख्या अधिक, सॉरी सॉरी +2 कह रहेगा, अधिकतम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होती है। लेंथेनॉइड श्रेणी, जो श्रेणी के जितने भी तत्व हैं, जैसे 14 तत्व होते हैं लेंथेनॉइड के, तो जो 14 तत्व हैं उन सभी में से अधिकतम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होता है। परंतु अपवाद श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या किसी का +2 भी होता है,
और किसी किसी का +4 भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि लेंथेनॉइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो लेंथेनॉइड जो है ना वो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परंतु कभी कभी +2 और +4 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तहत अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे याद रखेंगे EU। EU जो होता है इस पर 2+ ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो इसका जो क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। ठीक है, एक और आपको याद रखना है यहीं पे, जैसे E2+ हो गया और Y अब B स्मॉल में लिखते हैं YB। देख लीजिए ये दो हमारे जो तत्व हैं EU और YB, इन सभी की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होता है, +2 होता है। ठीक है, अदर दूसरी बात हम बता दें कि अधिकतम अधिकतम जो लेंथेनॉइड होते हैं, अधिकतम जो लेंथेनॉइड होते हैं अधिकतम जो लेंथेनॉइड होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। अब +4 किसका होगा जी, तो +4 भी आपको याद रखना है कि Ce+4 और दूसरा हमारा याद रखेंगे Tb+4। ये दो ऐसे तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +4 भी होती है। तो ये चीजें आपको एग्जाम्पल में दर्शा देना है। तो आप क्या लिखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा गया लेंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लिखिएगा कि लेंथेनॉइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, परंतु कभी कभी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। एग्जाम्पल में EU2+ और YB2+, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अधिकतम लेंथेनॉइड जो होंगे वो +3 ऑक्सीकरण दर्शाते हैं, और Ce+4 और Tb+4 ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। समझ के होंगे, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा फोर्थ नंबर आता है कि FeNH3 2CN4 में ज्यामितीय समयों की संरचना दर्शाइए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है। अब देखिए सीधी बात है, ये हमारा क्या है जी, एक उपसंयोजक यौगिक है। क्या है, NH है ना, Fe फिर NH3 का होल ट्वाइस और फिर हमारा CN का होल 4। ये हमारा क्या दिया है जी, ये हमारा एक उप संयोजक यौगिक दिया है। अब इसका कह रहा है कि इसकी संरचना बताइए और इसे बताइए को इसकी ज्यामिति कैसी है। तो अगर इसकी हम संरचना बनाए ना तो कैसे बनेगा, केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, तो ये Fe लिख दिए। यहाँ पे एक लिगेंड एमीन भी है और यहाँ पे साइनाइड भी है। तो जो एमीन है दो मात्रा में है, तो दो मात्रा में यहाँ पे हम दर्शा देंगे NH3, एक हमारा हो जाएगा और फिर दूसरा हमारा NH3, ये हमारा हो जाएगा। दो हमारा NH3 हो गया और उसके बाद CN कितना है, 4 मात्रा में, तो 1 2 3 और 4, तो एक CN। अब CN में CN को NC लिख देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ही दाता परमाणु है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ठीक है, तो CN इस तरीके से लिख देते हैं CN। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी। ये जो हमारी संरचना जो बन रही है, ठीक है, ये बना लीजिएगा। ये जो संरचना है ये अष्टफल अष्टफलक ज्यामिति, ये जो संरचना बनी है ये आप याद रखेंगे कि अष्टफलक ज्यामिति की संरचना यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे याद रखेंगे एमीन जो अमोनिया और यहाँ पे साइनाइड के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। ये भी बात आपको सॉरी याद रखना है। सॉरी 180 नहीं, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है आई थिंक। हाँ जी 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है, माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, तो इस तरीके से दर्शा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारा तीसरा, दूसरा का घड़ी तक देख लिए। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है। तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। अब यहाँ पे हमारे पास दो अभिक्रिया दे दिया गया है, फेमस फेमस अभिक्रियाएं। ये सभी हमने आपको करा दिया है, ये अभिक्रियाएं। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला जाता है कि बूटस अभिक्रिया और बूटस फिटिंग अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो देख लीजिए, सीधी बात है, अगर हम बूटस अभिक्रिया की बात करें ना, तो इसमें हमें ये बताया जाता है इसमें कि जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को लेकर जो सोडियम धातु के साथ हम क्या कराते हैं, हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, और वो भी किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर आर बनता है। ये दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिखने से अच्छा है, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लिखने से अच्छा है एक और आर एक्स इस तरीके से लिख दूं। तो ये आर आर, ये सिंगल बॉन्ड बना लिए, और ये हमारा 2 सोडियम है, तो 2 एन ए लिख दिए, और ये एक्स है ना, तो ये हमने एक्स लिख दिया, तो 2 सोडियम भी हो जाएगा, 2 एक्स भी हमारे हो जाएंगे। तो ये जो हमारे जो अभिक्रिया है, इसको हम कहते हैं बूटस अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाते हैं जी, ये हमारा एल्केन बनाते हैं। ये क्या है, एल्केन बना हुआ है। और ये हमारा क्या है, एल्किल हाइलाइड। ठीक है, ये हमारा एल्किल है, ये एक्स क्या है, हाइलाइड है। तो ये आप लिख देंगे बूटस अभिक्रिया में, क्या लिखेंगे कि जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो एल्केन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को बूटस अभिक्रिया कहते हैं। अगर उतना नहीं लिख सकते, तो केवल ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल भी अगर आप देना चाहें, तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। इसके नीचे आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एल्किल हाइलाइड के एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि CH3 और Cl। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन कहते हैं। तो इसका 2 अणु हमने ले लिया, 2 अणु के इस तरीके से हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अगर हम ना भी लिखें, ठीक है, ऐसे का दिन समझ में पता नहीं आपको आएगा या नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे CH3 2 बार हम लिख देते हैं। अब 2 अणु हमने ले लिया, और सोडियम धातु, तो सोडियम को हम Na यहाँ पे 2 मात्रा में ले लिए। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, शुष्क ईथर। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो क्या होगा जी, ये देखिए आर आर निकला था ना, ऐसे ही CH3 निकल जाएंगे, तो CH3 और CH3 ये हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे 2 सोडियम जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हमारा क्या है, मेथ एथ, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, एथेन कहेंगे, एथेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोमेथेन कहें या मेथिल क्लोराइड कहें। ठीक है, तो चलिए क्लोरोमेथेन ही हम लिख देते हैं, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आशा करता हूं समझ के होंगे। दूसरा हमारा आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। अब बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, तो अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बूटस फिटिंग अभिक्रिया में ये होता है ना कि सबसे पहले हम एक एल्किल हाइलाइड को लेते हैं, और एक हम एरिल हाइलाइड को लेते हैं, और उसके बाद उसको हम सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक हम एल्किल हाइलाइड को लेते हैं, एल्किल हाइलाइड, एक हम ले लेंगे एरिल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड एरिल हाइलाइड को क्या करेंगे, 2 मात्रा में सोडियम धातु के साथ क्या करेंगे, शुष्क ईथर की ही उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही हम क्रिया कराते हैं। तो क्या होगा, यहां से आर निकलता है, यहां से ए आर, सॉरी आर निकलता है, ए आर, तो ये हमारा आर ए आर बन जाता है। ठीक है, यहां से 2 हमारा सोडियम 2x से ये क्रिया कर लेता है हाइलाइट से, 2Na बना देता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल एरिल कहलाएगा। ये हमारा क्या बन गया जी, इसको हम कहेंगे एल्किल एल्किन एरिन।
ये हमारा क्या है, एरिल हाइलाइड है। ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। तो बताइए आपको समझ में आया कि जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किन एरिल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अगर इस पर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। कैसे देंगे जी? तो चलिए एग्जाम्पल हम देकर आपको दिखा देते हैं। तो कैसे होगा, एल्किल हाइलाइड की जगह पर अभी हमने लिया था CH3, तो चलिए CH3Cl, ये एल्किल हाइलाइड ले लिया। एरिल हाइलाइड की जगह पर C6H6 और Cl हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हमारा हो जाएगा C6H5 होता है ना, C6H5 क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर 2 सोडियम है तो 2 सोडियम हमने ले लिया। यहाँ पे याद रखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जी, यहां से हमारा देखिए एक हमारा आर निकला था, ए आर निकला था, तो आर की जगह पर CH3 है और ए आर की जगह पर C2H5 है। तो ये दोनों हमारे क्रिया कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, C6H5 और CH3, ये हमारा बन जाएगा। और 2 सोडियम है, ये 2 हाइलाइट से मतलब क्लोरीन से क्रिया कर लेते हैं तो 2NaCl, 2 क्या होता है, NaCl बन जाता है। ये हमारा क्या है, इसको हम देखिए मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं या मेथिल बेंजीन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसको सबसे अच्छा हम क्या कहेंगे, इसको नाम टालवीन भी कहते हैं, इसको टालवीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, इस सॉरी क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्लोरोमेथेन। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, C6H5 और ये हमारा सिंगल बॉन्ड। तो ये हम किसको क्या लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। समझ में आया? चलिए जी, अच्छी बात है। देखिए समय ज्यादा हो रहा है और पता नहीं आप सभी, देखिए एक चीज मुझे भी वो लगता है ना, देखिए मैं करा रहा हूँ मेहनत के साथ, हो सकता है आपका मन हो तो आप देख रहे होंगे वीडियो का, और जिनको बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं ना कि कम समय में हमें ज्यादा कुछ मिल जाए। तो भैया आप ये देख सकते हैं कितना फास्टली हम बता रहे हैं, फिर भी आपको टाइम तो लगेगा ना। एक पेपर को सेट कराने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो आराम से चाहिए, आराम से। अभी बड़े बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया जाए तब। तो मैं आज क्या करूंगा ना, आज मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आज मैं थोड़ा सा अब मैं यहीं पे वीडियो को रोक दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक है, अदर भी क्वेश्चन का, बट यहाँ पे मैं वीडियो इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए अपना आपका कमेंट। ठीक है, यहाँ से अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बशर्ते मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अगर आप कहते हैं, अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि सर हमें पूरा, भले ही 1 घंटे लगे या 1.5 घंटे या 2 घंटे, हमें पूरी फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट लिख दीजिएगा कि फुल पेपर सॉल्व कीजिए। इतना इतना अगर लिखकर, अगर हमें 50 स्टूडेंट भी अगर हमें कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए भले 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा, हम आपको अब कराएंगे जी, मॉडल पेपर भी ट्राई कराएंगे पूरी तरीके से। बट मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखें। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है, एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, हबड़ाई में नहीं कैसे पूरा निकाल दे रहे हैं, ये तैयार कर लीजिएगा, कुछ होगा नहीं उससे, क्या फायदा जी जब आपको आएगा ही नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि आपको सॉल्यूशन भी जानना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट हमें कर दीजिएगा, मैं लेकर आऊंगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा, हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कह रहा है कि एल्कोहल जल में अधिक विलय क्यों होता है, समझाइए। मतलब ये कह रहा है ना
कि हाइड्रोकार्बन जो है वो जल में कम घुलनशील होता है और एल्कोहल जल में जल्दी घुल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि जो हमारा एल्कोहल होता है, मतलब आर आर मतलब ये क्या है, एल्किल है, ये हाइलाइड है, सॉरी ये हाइड्रोक्साइड है। तो जब एल्किल के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है तो ये एल्कोहल कहलाएगा। तो एल्कोहल जो है ना, ये जल के साथ क्या बना लेता है, ये जो जल है इनके बीच क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। हाइड्रोजन बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बंध एक मजबूत बंध होता है। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही ना एल्कोहल जल में आसानी से घुल जाता है। एल्कोहल जो है हाइड्रोजन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है आसानी से, इसीलिए एल्कोहल जल में आसानी से जल्दी घुल जाता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट हमने एग्जांपल से आपको समझा दिया। बशर्ते अगर इसको पूरा सॉल्यूशन इसका अच्छे से कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, ये सब अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेकर आऊंगा। या आपको हमने खुद टॉपर नोट्स तैयार किए हैं आप सभी के लिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये टॉपर नोट्स वो सब स्टूडेंटों को लेना अनिवार्य है जो सच में चाहते हैं अपने एग्जाम में टॉप करना। इसमें हम चैप्टर वाइज फिजिक्स की और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत, रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब हम आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या होगा जी, इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो PYQ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI रिएक्शन है, सब है जी चैप्टर वाइज। वो भी कितने में, मात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 199 में आपको दिए जा रहे हैं। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी की टॉपर नोट्स लेते हैं तो 300 का नहीं, 100 रुपए हिंदी का नोट्स का नहीं, बल्कि इसमें 50 का डिस्काउंट मिलता है, मात्र 49 रुपए इसमें और ऐड हो जाते हैं। मतलब टोटल अगर हम कहें तो 249 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि वो सभी स्टूडेंट जो सच में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा और कह दीजिएगा कि सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स चाहिए। अब वहां से जाकर आप अच्छे से टॉपर नोट्स ले लीजिए। ओनली स्कैनर पे 199 पेमेंट कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से लेकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितने भी स्टूडेंट ले लिए हैं नोट्स वो अच्छे से पढ़ाई करें, जरूरी है जी पढ़ना। ठीक है, अगला हमारा कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। अब निम्नलिखित में क्या विभेद करना है, सीधी बात है, प्रोपेनॉल और जो प्रोपेनॉन, यहाँ पे प्रोपेनॉल है और यहाँ पे प्रोपेनॉन है। ठीक है, इन दोनों में विभेद करना है, अंतर करना है। ठीक है, तो सीधी बात है, ये हमारा क्या है जी, प्रोपेनॉल एक एल्डिहाइड है और प्रोपेनॉन जो है ये एक कीटोन है। ठीक है, ये हमारा रजत दर्पण बनाता है, ये रजत दर्पण नहीं बनाता है। ठीक है, ये आपको मोस्टली इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, ये टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, बट आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा। दो जल में घुलनशील विटामिनों का नाम बताइए, जल में घुलनशील विटामिनों का नाम और उनके कमी से होने वाले रोग। तो एक विटामिन हमारा जो होता है B1 होता है, एक हमारा विटामिन होता है विटामिन 12, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब B1 से कौन सा रोग होता है, बैरी बैरी। ठीक है, क्या रोग होता है जी, तो इनसे होते हैं रोग, बैरी बैरी रोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जो B1 से बैरी बैरी रोग होते हैं, इससे एक खतरनाक क्या कह सकते हैं हम, संक्रमण का रोग होता है। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है, बैरी, ये आप याद रखेंगे, बैरी 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 एक रोग होता है, वो होता है। और इससे खतरनाक संक्रमण होता है, मतलब घातक, घातक संक्रमण, घातक संक्रमण रोग होता है। अदरवाइज इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हमने टॉपर नोट्स में किया हुआ है कि उसमें चैप्टर वाइज कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अगला आप हमारा देख सकते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, इसके एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये हमने सिखाया हुआ है चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, तो उसको जाकर आप देखिएगा जरूर न्यूमेरिकल को। फिर कह रहा है कि 0.1, अब देख लीजिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल पर हम वीडियो लगभग फिजिक्स के 2 चैप्टर पर हमने शायद ला दिया है, तो आप जरूर न्यूमेरिकल को देखिएगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं Cr2+ अपचायक और जबकि Mn3 आक्सीकारक है, जबकि दोनों में D4 विन्यास होता है। अब क्यों ऐसा है जी, तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करता है। फिर कह रहा है संक्रमण धातुओं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं,
क्योंकि डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। बट कोई नहीं जी, हम इनको आप बताएंगे नहीं, हम आपसे चाहते हैं कमेंट। आप कमेंट करते हैं तो मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा। अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे कह दिया फिर से यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करना। अब अभिक्रिया की कोटि हमने टॉपर नोट्स में भी बताया है, वीडियो में भी चैप्टर 3 जब हम पढ़ा रहे थे रासायनिक बलगत की, तो उसमें भी अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सब हमने कराया हुआ है। तो वन शॉट से जरूर पढ़ाई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा क्लोराउस का नियम पूछ लिया, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल, फिर यहाँ पे अदर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देख लीजिए, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि आणविकता पूछा गया, औसत और ताक्षणिक वेग कह दिया गया। तो यहाँ पे देखिए आईपीएससी नाम कह दिया लिखने का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे भी हमें उप संयोजक संख्या बताना है कितना होगा। फिर डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण संरचना कैसा होता है, क्रियात्मक अंतर क्या होता है, ये सब टॉपर नोट्स में है भी। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा। फिर यहाँ पे देखिए आईपीएससी नाम कह दिया है, या अथवा में आप क्या कर सकते हैं, अथवा में आप बता सकते हैं इन सभी के बारे में कि हेलो एल्केन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जबकि जो हेलोरीन है ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब क्यों देते हैं इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। या यहाँ पे इनका समीकरण भी दे सकते हैं, इन सभी का समीकरण आप लिखिए कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनता है, इसका अभिक्रिया आपको लिख कर देना है, ठीक है। या अथवा में आप देख सकते हैं, अथवा में आपको ये सब करना है। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित पदों पर आपको क्या करना है, ये एक रिएक्शन है, एल्डाल एक रिएक्शन है, केनिजारो अभिक्रिया, ये सब रिएक्शन है, इसको आपको करना है। या अथवा में एथिल अल्कोहल बनाने की विधि आपसे पूछा गया है, रासायनिक गुण उपयोग लिखना है, 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर अथवा में ग्लूकोज बनाने की विधि, या आपको यहाँ पे इनका कारण स्पष्ट करना है कि जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सब आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको अभी केवल शॉर्ट क्वेश्चन, अभी 2-3 हमने क्वेश्चन, तीसरे तक ही अभी हम आए हुए थे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, तब तक आपका लगभग 40 मिनट से ऊपर हो गया था। तो मैं चाहता हूं अगर आप कमेंट करते हैं पूरी फुल सॉल्यूशन के लिए, तो मैं बिल्कुल फुल सॉल्यूशन लेकर आऊंगा जी, बशर्ते मैं चाहता हूं आप हमें कमेंट करें, अब कहें जी एक बार, ठीक है। तो चलिए, अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल होता है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, आपके वन शॉट, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सब हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और क्लास 12th में एक बेहतर तैयारी कराएंगे। टॉपर नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो टॉपर नोट्स के लिए मैसेज कर लीजिए और टॉपर नोट्स ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।